नमस्कार दोस्तों, राजेंद्र सर ने आपके लिए ये वीडियो आसान भाषा में बनाया है। इनके चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करें। और कल्पना कीजिए आज से कोई 300 साल पहले का हिंदुस्तान। न स्मार्टफोन न सोशल मीडिया। तो उस जमाने में प्रेम, सपने और मोहभंग, इन सबको शब्दों में कैसे पिरोया जाता होगा। आज हम रीतिकाल के एक ऐसे ही जबरदस्त कवि देव की दुनिया में उतर रहे हैं। और ये एक ऐसी दुनिया है जिसमें भावनाओं की कई सारे रंग हैं। हमारे पास कवि देव के जीवन और उनकी काव्य शैली पर कुछ बहुत दिलचस्प जानकारी है, और साथ ही उनकी 3 बहुत छोटी लेकिन बेहद गहरी कविताएं हैं, हंसी की चोट, सपना और दरबार। तो आज का हमारा मकसद है इन रचनाओं के जरिए देव की उस जीनियस को पकड़ना। हम देखेंगे कि उन्होंने प्रेम में मिलने और बिछड़ने दोनों को कितनी बारीकी से दिखाया है, और साथ ही कैसे उन्होंने अपने समय के समाज और सत्ता पर एक तरह की कह सकते हैं सर्जिकल स्ट्राइक किए। तो चलिए इस काव्यात्मक सफर की शुरुआत करते हैं। जरूर, ये एक यादगार सफर होने वाला है। तो सबसे पहले ये कवि देव थे कौन? हमारे स्रोत बताते हैं कि उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था और उनका जन्म 1673 में उत्तर प्रदेश के इटावा में हुआ था। लेकिन ये रीतिकाल के कवि होने का मतलब क्या था उस जमाने में? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। रीतिकाल का मतलब वो दौर था जब ज्यादातर कवि किसी राजा या नवाब के दरबार में आश्रय पाते थे। ये एक तरह से उनका प्रोफेशन था। उन्हें अपनी कला के प्रदर्शन के लिए एक मंच मिलता था और बदले में राजा उन्हें संरक्षण और आजीविका देते थे। देव ने भी औरंगजेब के बेटे आलम शाह समेत कई दरबारों में काम किया। अच्छा, तो वो उस दौर के एक तरह से आर्टिस्ट इन रेसिडेंस थे। किसी राजा का संरक्षण मिलना तो बड़ी बात रही होगी। हाँ, बहुत बड़ी बात। और सूत्रों में एक नाम आता है भोगीलाल का। वो कोई राजा नहीं थे, बल्कि एक कला प्रेमी सेठ थे, और उन्हें देव की कविता इतनी ज्यादा पसंद आई कि उन्होंने खुश होकर उन्हें लाखों की संपत्ति दान कर दी थी। ये उस जमाने में किसी कलाकार के लिए बहुत बड़ा सम्मान था, जैसे आज किसी को कोई बड़ा अवार्ड मिल जाए। वाह, लाखों की संपत्ति, ये तो कमाल है। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास भी नजर आता है। स्रोत कहते हैं कि इतना मान सम्मान पाने के बावजूद देव को इस दरबारी जीवन से वितृष्णा हो गई थी, एक तरह का गहरा मोहभंग। ऐसा क्यों? यही तो देव की कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है। क्योंकि वो इतने सारे दरबारों में रहे, उन्होंने उस चमक दमक के पीछे की सच्चाई को बहुत करीब से देखा था। उन्होंने चाटुकारिता, दिखावा और खोखलेपन को महसूस किया। उन्होंने देखा कि कैसे कला का मूल्यांकन अक्सर राजा की सनक पर निर्भर करता था, न कि कला की गुणवत्ता पर। इसी अनुभव ने उनके अंदर एक तरह की कड़वाहट पैदा कर दी। अच्छा, तो वो उस सिस्टम का हिस्सा भी थे और उसके आलोचक भी, और यही अनुभव उनकी कविताओं में झलकता होगा, है ना? बिल्कुल, यही चीज उन्हें खास बनाती है। दरबारी रुचियों से बंधे होने के बावजूद उन्होंने प्रेम और सौंदर्य के इतने सच्चे और मार्मिक चित्र खींचे जो किसी दरबार की पसंद नापसंद से परे थे। और उनकी एक और बड़ी खासियत थी ध्वनि चित्र बनाना। ध्वनि चित्र, ये सुनने में दिलचस्प लग रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है शब्दों से ऐसा जादू करना कि आपको सिर्फ समझ आए, बल्कि एक आवाज भी सुनाई दे, एक पूरा सीन आंखों के सामने बन जाए। वो अनुप्रास और यमक जैसे अलंकारों का ऐसा इस्तेमाल करते थे कि उनकी कविताएं पढ़ने में संगीतमय लगती थीं। उनकी कलम बहुत तेज थी। माना जाता है कि उन्होंने 52 से 72 के बीच ग्रंथ लिखे, जिनमें रस विलास, भाव विलास और काव्य रसायन बहुत मशहूर हैं। तो चलिए उनके इसी हुनर का एक नमूना देखते हैं। पहली कविता का शीर्षक ही बड़ा अजीब है, हंसी की चोट। हंसी से चोट कैसे लग सकती है? यही तो कविता का सार है। ये विप्रलंब श्रृंगार यानी बिछो के प्रेम का एक अद्भुत उदाहरण है। कविता उस एक पल के बारे में है जब कृष्ण गोपियों से मुंह फेरकर चले जाते हैं, लेकिन जाते जाते वो हंस देते हैं। वो हंसी एक तीर की तरह गोपियों के दिल में चुभ जाती है। उस एक पल ने उनसे सब कुछ छीन लिया। वो हंसना ही भूल गईं। एक हंसी जो हंसना भुला दे, ये तो बहुत गहरा है। तो इस दर्द को, इस छिन जाने को देव ने कैसे दिखाया है? उन्होंने भारतीय दर्शन के
5 तत्वों का सहारा लिया है, वायु, जल, तेज, भूमि और आकाश, जिनसे हमारा शरीर बना माना जाता है। देव कहते हैं कि कृष्ण के जाने के बाद वियोग की पीड़ा में गोपी के शरीर से ये तत्व एक एक कर निकलने लगे। वो लिखते हैं, सांसनी ही सो समीर गयो अरु। एक मिनट, सांसों से ही हवा चली गई, मतलब उनकी सांसें भी अब बेजान हो गई हैं। हाँ, जैसे सांसों में जो जीवन था, जो वायु तत्व था, वो चला गया। फिर वो कहते हैं, आंसुनी ही सब नीर गयो ढरी, यानी आंसुओं के साथ शरीर का सारा जल तत्व बह गया। कृष्ण के जाने से चेहरे का तेज, उसकी चमक यानी अग्नि तत्व भी चला गया। तेज गयो गुण लय अपनो। और भूमि तत्व, वो कैसे गया? वायु, जल, तेज, भूमि सब चले गए। शरीर लगभग खत्म हो चुका है। तो फिर बचा क्या? गोपी जिंदा कैसे? यहाँ पर कविता का असली जादू होना चाहिए। और वही है, यही देव की प्रतिभा है। सब कुछ चले जाने के बाद अब सिर्फ आकाश तत्व बचा है। लेकिन देव ने इसे सिर्फ आकाश नहीं कहा। कविता की आखिरी लाइन है, देव जिय मिली बेही की आस के, आसहु पास आकाश रह्यो भरी। वाह, मतलब आकाश सिर्फ एक तत्व नहीं बल्कि आस का, उम्मीद का जीता जागता प्रतीक बन गया। आस और आकाश, ये तो कमाल का शब्द खेल है। इस एक शब्द ने पूरी कविता का मतलब ही बदल दिया। वो सिर्फ इसलिए जीवित है क्योंकि उसके पास कृष्ण से दोबारा मिलने की उम्मीद का आकाश बचा हुआ है। बिल्कुल, वो आकाश अब खालीपन नहीं बल्कि एक अनंत उम्मीद का प्रतीक है। यही है हंसी की चोट। एक मुस्कान की चोट इतनी गहरी कि उसने जीवन छीन लिया, बस एक उम्मीद का आकाश बाकी छोड़ दिया। तो हंसी के जोड़ में सब कुछ छिन गया सिवाय एक उम्मीद के। लेकिन क्या होता है जब वो उम्मीद एक सपने में पूरी हो जाए और फिर अचानक टूट जाए? मुझे लगता है देव की अगली कविता सपना इसी इमोशनल रोलर कोस्टर पर ले जाती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये कविता संयोग और वियोग को एक ही पल में एक साथ ले आती है। कविता एक सपने से शुरू होती है। गोपी सपना देख रही है कि हल्की हल्की बारिश हो रही है, झरे झरे झीनी बूंदे पड़ती मानो, और आसमान में बादल घिरे हैं, गहर गहर घटा घेरी है गगन में। इन शब्दों में ही बारिश की आवाज और बादलों का गहराना महसूस हो रहा है। यही वो ध्वनि चित्र है जिसकी आप बात कर रहे थे। जी, और इसी रोमानी माहौल में कृष्ण आकर उससे कहते हैं, चलो आज झूला झूलने चलते हैं। गोपी ये सुनकर खुशी से फूली नहीं समाती, वो उस क्षण में पूरी तरह मग्न हो जाती है। आयने कहो श्याम मोसों, चलो झूली बे को आज, फूली न समानी भई ऐसी हो मगन में। लेकिन ये एक सपना है, तो जाहिर है कि यहाँ कुछ गड़बड़ होने वाली है। हाँ, उस सुख के चरम पर जैसे ही वो उस आनंद में डूबकर कृष्ण के साथ जाने के लिए उठना चाहती है, चाहत उठ्योई, उसकी नींद टूट जाती है। और देव ने नींद के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया है वो उस पल की सारी भड़ास निकाल देता है। निगोड़ी नींद। निगोड़ी। उठी गई सो निगोड़ी नींद। निगोड़ी मतलब रेचेड या कमबख्त। आप उस एक शब्द में उसकी सारी निराशा और गुस्सा महसूस कर सकते हैं, जैसे नींद ने उसके साथ कोई दुश्मनी निकाली हो। और अगली पंक्ति तो दिल तोड़ देती है। वो कहती है, सोए गए भाग मेरे जानिवा जगन में, यानी मेरे जागने में ही मेरा भाग्य सो गया। जागना यहाँ एक दुर्भाग्य बन गया है। क्या कमाल की पंक्ति है, जागने से भाग्य सो गया। और फिर जब वो आंखें खोलती है, कविता का अंत सबसे मार्मिक है। गोपी आंखें खोलकर देखती है तो ना बादल है न घनश्याम यानी कृष्ण है। आंख खोली देखो तो न घन है न घनश्याम। और सबसे दर्दनाक बात, क्या? सपने में जो बारिश की बूंदें थीं, वे छाई बूंदें मेरे आंसू व दृगन में, वही बूंदें अब उसकी आंखों में आंसू बनकर छाई हुई हैं। अरे, तो सपने का सुख असलियत का दुख बन गया। जो बूंदें खुशी का प्रतीक थीं, वही अब दर्द का प्रतीक बन गई। एक ही कविता में इतनी खुशी और इतना गम। देव भावनाओं की परतें खोलने में माहिर थे। बिल्कुल, कुछ ही पंक्तियों में उन्होंने उम्मीद, खुशी, निराशा और दर्द, सारे भावों को एक साथ पिरो दिया है। हमने प्रेम के वियोग और सपने के टूटने की बात की, लेकिन हमने शुरू में देव के दरबारी जीवन से मोहभंग की भी बात की थी। क्या उन्होंने कभी इस पर सीधे सीधे कुछ लिखा? हाँ, और जो लिखा वो किसी धमाके से कम नहीं है। उनकी तीसरी कविता का शीर्षक ही है
दरबार। और ये उस पतनशील निष्क्रिय सामंती व्यवस्था पर एक बहुत ही तीखा और बेबाक व्यंग्य है। यहाँ देव अपने सारे अनुभवों का निचोड़ रख रहे हैं। तो कैसा है देव का दरबार? कविता की शुरुआत ही एक झटके से होती है। वो कहते हैं, साहिब अंध, मुसाहिब मूक, सभा बहरी। एक मिनट, राजा अंधा है, उसके सलाहकार गूंगे हैं और पूरी सभा बहरी है। ये तो सिर्फ आलोचना नहीं है, ये तो एक ही लाइन में पूरे सिस्टम को ध्वस्त कर देना है। यही इसकी ताकत है। सोचिए उस दरबार का हाल जहां का राजा विवेक से अंधा है, उसे गुण अवगुण की परख नहीं है, उसके सलाहकार सच बोलने की हिम्मत नहीं करते इसलिए गूंगे हैं, और पूरी सभा यानी दरबारी वो कुछ सुनना ही नहीं चाहते इसलिए बहरे हैं। ऐसे माहौल में कला और कलाकार का क्या होगा? कुछ नहीं, वहां तो कला की कोई कद्र नहीं होगी। ऐसे माहौल में मनोरंजन और वाहवाही का दिखावा तो खूब होता है, रंग रीझ को माचो। लेकिन एक सच्चा कलाकार वहां भटक जाता है। भोलियो तहा भटक्यो घट औघट। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे, क्योंकि कोई उसकी कला को समझने या सुनने वाला ही नहीं है। ये तो एक कलाकार के लिए पहचान के संकट जैसा है। उसे पता ही नहीं कि वो किसके लिए अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा है। बिल्कुल। देव आगे लिखते हैं, भेस न सूझियो, कयो समुझियो न, बतायो सुनियो न, कहा रुचि राचो। न उसे अपनी वेशभूषा समझ आ रही है, न वो जो कह रहा है उसे कोई समझ रहा है, न जो उसे बताया जा रहा है उसे वो सुन पा रहा है। उसकी अपनी रुचि क्या है वो भी खो गई है, वो पूरी तरह से लॉस्ट है। ये तो बहुत ही दर्दनाक स्थिति है। कविता का अंत कैसे होता है? अंत एक बहुत ही शक्तिशाली और उदास कर देने वाली तस्वीर के साथ होता है। देव कहते हैं कि ऐसे अज्ञानी दरबार में एक कलाकार जिसकी मति मारी गई है, जिसे स्रोत में निब्रे नट कहा गया है, यानी जो अपनी कला और प्रतिभा से पूरी तरह भटक चुका है, वो पूरी रात नाचता रहा। देव तहां निब्रे नट की बिगड़ी मति को सगरी निसी नाचो। पूरी रात? एक ऐसे दर्शक के सामने जो अंधा, गूंगा और बहरा है। ये तो एक बेमतलब की परफॉर्मेंस है जो किसी तक पहुंच ही नहीं रही। ये उस दौर की कला और कलाकारों की दयनीय स्थिति पर एक गहरा व्यंग है। ये कविता दिखाती है कि देव सिर्फ प्रेम और सौंदर्य के कवि नहीं थे, वो अपने समय के समाज पर गहरी नजर रखने वाले एक बहुत ही सजग और बहादुर आलोचक भी थे। तो आज हमने देव की 3 कविताओं के जरिए 3 बिल्कुल अलग दुनियाओं की सैर की है। हंसी की चोट में बिरह का वो गहरा दर्द, जहां सब कुछ खोकर भी एक उम्मीद का आकाश बचा है। सपना में उम्मीद और निराशा का वो अद्भुत संगम, जहां एक पल का सुख अगले ही पल गहरे दुख में बदल जाता है। और दरबार में अपने समय के समाज पर एक ऐसा तीखा व्यंग जो आज भी कहीं ना कहीं सच लगता है। इन कविताओं से ये तो साफ है कि देव अपने समय से बहुत आगे थे। बिल्कुल, दरबारी सीमाओं में बंधे होने के बावजूद वो मानवीय भावनाओं को इतनी गहराई और सच्चाई से व्यक्त कर पाए, यही उनकी महानता है। उनकी भाषा में जो संगीत और चित्र बनाने की क्षमता थी, वो आज भी पाठकों को सीधे अपनी दुनिया में खींच लेती है। और जानते हैं, दरबार कविता के बारे में सोचते हुए मेरे मन में एक ख्याल आ रहा है। ये कितनी अजीब बात है कि 300 साल पहले लिखी गई एक कविता आज भी इतनी प्रासंगिक लगती है। आप किस संदर्भ में कह रहे हैं? देव ने 18वीं सदी के एक ऐसे सिस्टम की आलोचना की जहां कला का मूल्य एक अज्ञानी दर्शक वर्ग तय कर रहा था, जो अंधा, गूंगा और बहरा था। आज हमारे पास राजा और दरबार तो नहीं है, लेकिन हमारे पास सोशल मीडिया के एल्गोरिथम है, व्यूज की दौड़ है और कुछ ही सेकंड का अटेंशन स्पैन है। ये एक बहुत ही दिलचस्प और सोचने वाली बात है। तो सवाल ये उठता है कि क्या आज बहुत कुछ बदला है? आज जब हमारे पास अनगिनत कंटेंट और ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं, तो हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि सच्ची कला और गहरी प्रतिभा को वास्तव में देखा, सुना और महत्व दिया जाए? कहीं आज का कलाकार भी उस निब्रे नट की तरह एक अंधी बहरी भीड़ के सामने तो नहीं नाच रहा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको मिलकर खोजना होगा। नमस्कार दोस्तों, तो आपने इनके चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक नहीं किया तो अब कर दीजिए। धन्यवाद।